नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना कुमारी। आज हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी। और इस टाइम में जो मौसम के बारे में यानी कि जो मानसून आया है उसको लेकर के और आगामी किस तरह से मौसम विभाग की जो योजनाएं हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अभी जैसे सबसे जो एक बड़ा जो इशू जो बना हुआ है वो जलवायु परिवर्तन का है, तो इस टाइम में आपको किस तरह से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किस तरह से मौसम में जो पैटर्न जो चेंज होने के हैं वो कौन कौन से पैटर्न चेंज आपको नजर आ रहे हैं, और उस साथ में ये हो कि उनका प्रभाव भारत में किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है? जलवायु परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। पास्ट में भी जलवायु परिवर्तित हुआ है, अभी भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है और भविष्य में भी जलवायु परिवर्तन होगा। फर्क यही है कि पूरी दुनिया में जब शिल्प विप्लव हुआ 1850 के बाद धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स एटमॉस्फेयर में एडिशनल गैसेस छोड़ने लगे। वो ऐसे गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जिसकी वजह से वायुमंडल की तापमान में बढ़ोतरी आएगी। जो सामान्य ढंग से परिवर्तन हो रहा था क्लाइमेट, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज के लिए इसमें एक्सेलरेटेड वे में परिवर्तन देखने को मिला है। स्पेशली इसको मेजर करने के लिए वायुमंडल के तापमान को एक यूनिट पकड़ते हुए क्लाइमेट चेंज को डिफाइन किया जाता है। जब परमानेंटली क्लाइमेट पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, इसको क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। तो देखा गया कि 1850 के बाद तापमान लगातार बढ़ रहा है और स्पेशली 1970 से आप देखेंगे कि एक्सेलरेटेड मैनर पर तापमान बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। आंकड़ा की बात करें तो पास्ट 100 ईयर्स में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। पास्ट 20 ईयर्स हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वार्मेस्ट ईयर्स रिकॉर्ड किया गया है। आप सभी को पता होगा कि 2024 वर्ल्ड का वार्मेस्ट ईयर रहा। भारत की बात करें, भारत में भी तापमान बढ़ रहा है और इसी 100 ईयर्स के तापमान आप देखें तो लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है भारतवर्ष के ऊपर। डे टाइम यानी मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है और मिनिमम टेम्परेचर में भी राइज हुआ है। सीजन की बात करें तो प्री मानसून सीजन जो समर सीजन है उसमें तापमान भी राइज हो रहा है और ज्यादा तापमान विंटर सीजन यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में राइज हो रहा है। मानसून सीजन में भी तापमान राइज हो रहा है। और देश की भिन्न भिन्न प्रांत की बात करें तो तापमान जो हमारा हीट कोर जोन है जैसे कि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, वहां भी बढ़ रहा है और वहां हीट वेव का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो साउथ इंडिया का हिस्सा है वहां जबकि पहले हीट वेव वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था, अभी हीट वेव ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये तापमान जो बढ़ती होता हुआ है इसके प्रभाव में वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है यानी ह्यूमिडिटी, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 7% बढ़ जाता है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है यानी एटमॉस्फेयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया है, जब बारिश होता है तब तेज बारिश होने का आशंका उत्पन्न होता है। इसलिए दिखाया गया कि पूरी दुनिया की ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां हेवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा है। इंडिया में भी हेवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ रहा है मानसून सीजन पर। और ये जो तापमान बढ़ने के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी बढ़ा है इसमें हमारा जो डिस्कम्फर्ट लेवल है
वो बढ़ गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 40 डिग्री तापमान में जो आप महसूस करते हैं, जब 40 डिग्री तापमान के साथ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है तो आपको लगता है कि तापमान जैसे 45 डिग्री सेल्सियस है। सो ये इसको हम बोलते हैं फील लाइक टेम्परेचर। सो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से फील लाइक टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, यानी हमारे बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ना सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल, जैसे मैं आपको बताया, दूसरे पैरामीटर्स भी इसमें प्रभावित हो रहा है। जैसे कि आप मानसून रेनफॉल की स्पेशल पैटर्न देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, जबकि वेस्टर्न इंडिया जैसे वेस्ट राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, वहां रेनफॉल बढ़ रहा है। और टोटल रेनफॉल कंट्री का देखें तो ये देखा गया है कि रेनफॉल में ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। मानसून रेनफॉल ऑलमोस्ट स्टेबल है। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी जो एरिया में हीटिंग ज्यादा हो रहा है प्री मानसून सीजन पे, वहां थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और ज्यादा इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग भी बढ़ रहा है। सो ये सभी हो गया इम्पैक्ट ऑन एक्सट्रीम वेदर। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ एक्सट्रीम वेदर के ऊपर सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपका सी लेवल राइज के ऊपर होता है। जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब सी वाटर एक्सपांड करता है, इसको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। इससे सी लेवल राइज हो रहा है। मगर मेन रीजन यही होता है कि जो ग्लेशियर से, सी आइस से, स्नो कवर है, वो मेल्टिंग हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, और इसमें सी लेवल ज्यादा राइज हो रहा है। सो मेजर कंपोनेंट होता है ग्लेशियर मेल्टिंग, सी आइस मेल्टिंग से रेदर ये जो आपका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। किस तरह के प्रयास करने में लगे हुए सर, कि जिस तरह से मौसम में काफी चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं? ये जलवायु परिवर्तन में जो हमको इल इफेक्ट हो रहा है वो है कि एक्सट्रीम वेदर बहुत लोकलाइज्ड ढंग से डेवलप हो रहा है और इसका लाइफ पीरियड बहुत अनसर्टेन है, रैंडमली डेवलप हो रहा है। जैसे कि थंडरस्टॉर्म हो, हेलस्टॉर्म हो, स्क्वाल हो, लाइटनिंग हो और लोकलाइज्ड हेवी रेन हो, ये सभी का प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से रिड्यूस होता है। जब हम क्लाइमेट चेंज के एब्सेंट में 3 दिन पहले हम हेवी रेनफॉल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो हेवी रेनफॉल को हम 1.5 डेज ओनली एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। मगर ये उल्लेख करने की बात है कि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट के बावजूद भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए पूर्वानुमान में सटीकता बढ़ा है और हम पहले स्टेट स्पेसिफिक फोरकास्ट दे रहे थे, अभी हम ब्लॉक स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट दे रहे हैं। यानी क्लाइमेट चेंज होते हुए भी, प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रेट होते हुए भी हम 40 to 50% फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ाया पास्ट 1 डिकेड में कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि ये लोकलाइज्ड वेदर इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए और प्रेडिक्ट करने के लिए हमने हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से, जैसे कि ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड रेन गेजेस, सैटेलाइट्स, डॉप्लर रडार, इनका संख्या बढ़ाया और रियल टाइम पर डाटा कलेक्शन हुआ और ये सभी डाटा को हम मॉडल में इंजेस्ट किया, मैंने सिमुलेट किया, जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट किया और साथ ही साथ इसको भी प्रेडिक्ट करने के लिए सक्षम हुआ। और ये सभी करने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को भी ऑगमेंट किया गया। जब हम 10 साल पहले लगभग हमारे पास 1 पेटाफ्लॉप का मशीन था, अभी हमारे पास 28 पेटाफ्लॉप मशीन है। 1 पेटाफ्लॉप का मतलब होता है कि 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10⁻15 टाइम्स मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। ऐसे बड़ा कंप्यूटिंग सिस्टम को लेकर हम सुबह 5:30 बजे जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन डिफरेंट फील्ड से लेते हैं, वो सभी को कंप्यूटर के जरिए मॉडल में सिमुलेट करते हुए
9:30 तक हम 10 दिन का पूर्वानुमान जनरेट कर सकते हैं। सर, जिस तरह से अभी जो क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां उनको आप देखते हुए देखें कि भारत का मौसम विज्ञान विभाग है वो कितनी सटीकता हासिल कर चुकी है और आगे भी बहुत बेहतरीन पूर्वानुमान लगा सके, इसके लिए किस तरह के प्रयास अभी आपके द्वारा किए जा रहे हैं? भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लिए गए बहुत सारे कदम की वजह से क्लाइमेट चेंज का जो नकारात्मक प्रभाव है इसको हम दूर किए हैं और हमारा पूर्वानुमान लगभग 40 से 50% बढ़े हैं फोरकास्ट एक्यूरेसी पास्ट 1 डिकेड में कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड। ये संभव हुआ जब हम हमारे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, कंप्यूटिंग सिस्टम और न्यूमेरिकल मॉडलिंग सिस्टम को मजबूत किया, ऑगमेंट किया और जरूरत के हिसाब से इसको ट्यून किया गया। अब फ्यूचर की बात करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फ्यूचर में रहेगा, हम कंटिन्यूअसली हमारा सभी अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, मॉनिटरिंग टूल्स, एनालिसिस टूल्स, मॉडल फोरकास्टिंग प्रोसेस, मॉडल्स, ये सभी को भी हम और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए और ज़्यादा लोकेशन स्पेसिफिक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस संदर्भ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मिशन मौसम देश को समर्पित किए हैं। मिशन मौसम के जरिए अगले 2 साल के अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसमें जो हमारा राडार अभी 40 है उसमें बढ़कर 126 होना है। इसके साथ साथ विंड प्रोफाइलर, माइक्रोरेडियोमीटर, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन वगैरह भी लगेगा, कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ेगा और मॉडल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा अगले 2-3 साल में। नतीजा यही होगा कि कोई भी सीवियर वेदर अनडिटेक्टेड न जाए शॉर्ट रेंज में, स्पेशली नाउकास्ट में, और प्रेडिक्शन भी सटीक हो। एटलीस्ट 10 to 15% फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ने के लिए हम उम्मीद रखें हैं। तो इसमें आईएमडी द्वारा कहीं एआई का या जो मशीन लर्निंग इस तरह की भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? जी, जो सब फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आ रहा है इस सभी को भी हम हमारे फोरकास्टिंग सिस्टम में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स भी डेवलप हो रहा है और दुनिया में जो डेवलप हो गया इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में, एनालिसिस में और फोरकास्ट में, और लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में भी एआई मॉडल्स का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हुए बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। सर, पिछले कुछ टाइम से कि ये भी देखने को मिलता है कि चक्रवाती जो तूफान है उनकी अवधि और जो रिपीटेशन है वो काफी हद तक बढ़ा है, यहाँ तक कि माने कि 80% उसमें वृद्धि हुई है। तो क्या है, आप इसमें मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी इसके पीछे की एक वजह है? नहीं, मुझे पता नहीं आप कहाँ से आंकड़ा मिला। क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है, रेदर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। मगर जब साइक्लोन बन जाता है इसका इंटेंसिफिकेशन रेट ज्यादा हो रहा है, मगर टोटल नंबर ऑफ साइक्लोन्स पूरी दुनिया में नहीं बढ़ रहा है और हमारा जो इंडियन ओशन है वहां भी नहीं बढ़ रहा है। मगर बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की बात करें, अरेबियन सी में 1990 ऑनवर्ड्स जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और बे ऑफ बंगाल में एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, ये जैसे ये देखें कि मौसम विभाग में भारत के अलावा अन्य ऐसे कौन से देश है कि जहाँ की जो टेक्नोलॉजी है या जो और भी बहुत सी सुविधाएं हैं वो भारत से बेहतर है, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी वो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है, और हम इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? हम जब कोई प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बनाते हैं तब सभी डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ मौसम का जानकारी में डेवलपमेंट हुआ है इनके साथ हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 2010 में हम साइक्लोन फोरकास्टिंग सिस्टम इंप्रूव करने लगा तो बेंचमार्किंग के लिए हमने देखा कि एट दैट टाइम नेशनल हरिकेन सेंटर यूएसए है, उनका साइक्लोन फोरकास्टिंग सबसे अच्छा था। सो उनके साथ कंपेयर करते हुए हमारा जो स्ट्रैटेजी डेवलप हुआ। और अभी का बात करें तो जब 2010 में हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 50% नीचे था यूएस की तुलना में, अभी हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 20 से 30% बेहतर है यूएस की तुलना में। सो ऐसे ही हम
लोकेशन स्पेसिफिक जो हजार्ड्स डेवलप हो रहा है, हेवी रेनफॉल हो कि थंडरस्टॉर्म्स हो, इसके भी हम कंपेरिजन किए हैं। हम देखा कि हमारा जो रडार सिस्टम से ये सभी कंट्रीज की तुलना में कम है, और जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे विंड प्रोफाइलर, माइक्रो रेडियोमीटर, ये सभी हमारे अभी कम है। इसलिए हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो डिक्लेयर किए हैं मिशन मौसम लिए हैं। जब हम मिशन मौसम कंप्लीट करेंगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी डेवलप्ड कंट्री से आगे रहेगा। और फिर मैं फोरकास्ट एक्यूरेसी कंपेयर करूं, जैसे मैं बताया कि एग्जाम्पल साइक्लोन का, हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी हमारा ये सभी लिमिटेशन होते हुए भी बेहतर है कोई भी देश की तुलना में पूरा दुनिया में। और हेवी रेनफॉल फोरकास्ट आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे लोग पहले मर रहे थे अभी लोग नहीं मर रहे हैं। ऐसे हीट वेव में जैसे 2015 में 2000 लोगों का मृत्यु हुआ था, अभी इतना मृत्यु नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंगल डिजिट मृत्यु हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग और अर्ली एक्शन देश में मजबूत हुआ है। और फिर भी स्कोप है, जो मिशन मौसम हम हाथ में लिए हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसमें कोई भी डेवलप्ड कंट्री की समकक्ष हम होंगे, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू लोकलाइज्ड स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट सीवियर वेदर इवेंट्स। किसानों के बारे में देखें तो दोनों एक साथ में ही नजर आते हैं, खेती और किसानी तो और मौसम। तो मौसम विभाग का और कृषि का और आपदा प्रबंधन, इन तीनों विभागों का किस तरह से तालमेल रहता है? हम लोगों का बहुत अच्छा तालमेल है। आपदा प्रबंधन के लिए तो हमारा 3 टायर सिस्टम है। नेशनल लेवल पे IMD हेडक्वार्टर से इंटरेक्शन होता है नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी और नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। इसके साथ साथ जो आपदा बल है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर और स्टेट लेवल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, उनका इंटरेक्शन होता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के साथ। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन वार्निंग के लिए हमारा 7 साइक्लोन सेंटर्स हैं ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में, वो सभी ऐसे ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ हमारा हेडक्वार्टर में साइक्लोन वार्निंग डिवीजन है जो कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर MHA का और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। फ्लड की बात करें तो हमारे 15 फ्लड मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेस है पूरी कंट्री में, जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन का फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। हर दिन नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, सेंट्रल वाटर कमीशन और IMD मिलकर एक साझा बुलेटिन इशू करते हैं कि कहाँ ज्यादा हेवी रेनफॉल होगा, कहाँ फ्लड डेवलप हो सकते हैं और कहाँ रेस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉय करना चाहिए। ऐसे ही फिर हम हीट वेव की बात करें तो इस भी माध्यम पे हीट एक्शन प्लान डेवलप हुआ है। जब हम हीट वेव फोरकास्ट देते हैं, वार्निंग इशू करते हैं, या कोल्ड वेव को वार्निंग इशू करते हैं, तब एक हीट एक्शन प्लान और कोल्ड एक्शन प्लान जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी इन्वॉल्व है, स्कूल एजुकेशन इन्वॉल्व है, ड्रिंकिंग वाटर इन्वॉल्व है, सैनिटेशन इन्वॉल्व है, तो सभी मिलकर इसमें जो प्लान बना है, प्लान के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। अभी 23 हीट प्रोन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में हीट एक्शन प्लान जारी हो रहा है। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी इसको लीड कर रहे हैं, IMD इसमें अर्ली वार्निंग प्रदान करता है। सर, इस टाइम में यदि देखें ना, जब भी मानसून आता है तो पहाड़ी जो ये क्षेत्र हैं उनमें बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी है, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? और साथ में ही यदि इसमें ये हो कि क्या इसमें भी पूर्वानुमान संभव है कि यहाँ इस क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो सकती है? बादल फटना जैसे एक स्थिति है जिसमें 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है 1 घंटे में, और ये ज्यादातर हिली एरिया में देखने को मिलता है। और भारतवर्ष में आप देखेंगे जो हिमालयन रीजन है और वेस्टर्न घाट से इस एरिया में ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना स्थिति देखने को मिलता है मानसून सीजन पे। और ये सभी स्थिति ऐसा होता है कि उनका साइज बहुत छोटा होता है, माने 1 या 2 गांव कभी कभी इसमें पीड़ित होते हैं,
और उनका लाइफ रेट भी कम होता है। सो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास सैटेलाइट है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम रडार डिप्लॉय किए हैं। अभी ऑलमोस्ट 10 रडार्स वेस्टर्न हिमालय रीजन में डिप्लॉय किया गया और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी 11 रडार्स आ रहे हैं। वेस्ट कोस्ट में रडार बढ़ रहा है। सो रडार का रिजोल्यूशन 350 मीटर से इसमें ये डिटेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ इसको प्रेडिक्ट करने के लिए आप 5 दिन पहले 3 दिन पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका नाउकास्ट हो सकता है और नाउकास्ट करने के लिए हमारा नाउकास्ट मॉडल पहले भी नहीं था। अभी 2 नाउकास्ट मॉडल हम डेवलप किए हैं। इसकी वजह से आप अगले 3 घंटे या 6 घंटे में क्या होने वाला है इसका पूर्वानुमान जारी कर सकते हैं। मगर ये सभी एक्सट्रीम इवेंट्स है। दुनिया भर में क्लाउड बर्स्ट जैसे फेनोमेनन का कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, मगर हेवी रेनफॉल होगा, कितना अमाउंट रेनफॉल हो सकता है इसका पूर्वानुमान हो सकता है जब हमारा ये सभी रडार एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बात मैं बोलता रखूं कि हिमालयन रीजन में इतना सारे हिल पिक्स है कि 10 रडार भी सफिशिएंट नहीं होता है ईच एंड एवरी इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए। मगर रडार लगाने के लिए भी यहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि रडार जहाँ लगाएंगे वहां भी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, रोड्स होना चाहिए। सो ये कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आप सभी जगह जब चाहें आप नहीं लगा पाएंगे। फिर भी देश आगे बढ़ रहा है और नंबर ऑफ रडार्स भी मिशन मौसम के जरिए और ज्यादा संख्या में लगा जाएगा। लेकिन इस टाइम में यदि देखें बारिश का, तो सडनली बारिश आती है और फिर एकदम सूखा होगा, फिर बारिश आती है, तो जिससे कि किसानों को तो बहुत समस्याएं ऐसे आने लगी है कि बुआई हो गई, फिर काफी गैप है तो वो फसल सूख जाती है। तो ये ट्रेंड है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, सभी को पता है कि अभी जो बारिश हो रहा है इसमें एक टेंडेंसी ये दिखाई दे रहा है कि हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और लाइट रेनफॉल डेज और मॉडरेट रेनफॉल डेज डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हमको हमारा जो खेती का प्रणाली है इसको ये जो चेंजेस दिखाई दे रहा है इस ढंग से हम एडाप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम हमारे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये ज्यादा कर सकते हैं। एक उपाय यही है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, वाटर सेव करके रखना चाहिए। जब ड्राई स्पेल हो रहा है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम ऐसे वेराइटी ऑफ क्रॉप ले, जैसे कि गेहूं का हो कि धान का हो, जो इस तरीका का जो वेरिएशन होता है इसको टॉलरेट कर सके। तीसरा है कि ये जो क्रॉप वेदर कैलेंडर है जिसको IMD डेवलप किया है अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज में, इसमें डायनामिकली जो चेंजेस है जिसको हम पूर्वानुमान कर रहे हैं अगले 15 दिन में क्या होने वाला है, ये पूर्वानुमान को देखते हुए हम क्रॉप वेदर एडवाइजरी फार्मर्स को ऐसे दे सकते हैं। इसके लिए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट एंड सेंटर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, IMD मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो बस सर, आखिरी क्वेश्चन की प्राकृतिक आपदाओं में जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य हासिल करने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? अभी आप देखेंगे जो प्रोग्रेस हुआ है पास्ट ईयर्स में, तब हम अभी साइक्लोन के क्षेत्र में जीरो कैजुअलिटी प्राप्त हुए हैं। इससे साइक्लोन दाना की बात करें 2024 में, साइक्लोन विपर्जय की बात करें 2023 में डेथ जीरो हुआ है। हीट वेव की बात करें तो जब 2000 डेथ हो रहा था 2015 में, अभी 10 से 20 ऐसे डेथ हो रहा है, मैंने सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। तो इसको देखते हुए हम आशा करेंगे कि जब हमारे मिशन मौसम के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ देश में सामाजिक आर्थिक प्रगति भी होगा और हमारा अर्ली एक्शन भी सुदृढ़ हो जाएगा, तब हम ये जीरो कैजुअलिटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। जो विजन 2047 है, जो अमृत काल में हम जा रहे हैं, हम यही आशा रखेंगे कि अमृत काल होते होते, कंप्लीट होते होते हम ये जीरो कैजुअलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ होता है, लाइटनिंग की वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। हेवी रेनफॉल में भी नंबर ऑफ डेथ्स पहले जितना हो रहा था अभी रिड्यूस हुआ है, सब फर्दर रिड्यूस हो सकता है। सो ये सब करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी
सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, और सबसे बड़ा बात है कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस लोगों के पास भी होना चाहिए। जैसे कि मैं लाइटनिंग की बात करूं, लाइटनिंग जब उस एरिया में होता है, जैसे आप यहाँ बैठे हुए थंडरस्टॉर्म आपको सुनाई दे रहा है, सबको पता है कि लाइटनिंग होने वाला है, थंडरस्टॉर्म सुनाई दे रहा है, थंडरस्टॉर्म 40 किलोमीटर दूर से सुनने को मिलता है। तो इसलिए जब आपके एरिया में लाइटनिंग होगा तब जरूर इससे पहले थंडरस्टॉर्म जरिए आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको पता है तो आपको सुरक्षा दे सकते हैं, दूसरों को सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं ये जो अवेयरनेस है वो भी इतना ही सक्षम होना चाहिए जैसे कि पूर्वानुमान। सर, पिछले कुछ टाइम में यदि देखें तो बिहार में बिजली गिरने की घटनाएं काफी बढ़ी है और जिससे काफी जनहानि भी हुई है। तो उसमें एनजीटी का एक आदेश था कि ऑर्डर उसमें देखें तो इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में पाम के जो पेड़ है वो काटे गए, क्योंकि उनकी हाइट्स थी तो अभी भी देखेंगे तो ऊपर से जले हुए मिलते हैं पेड़। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ की जो देशज ज्ञान है उसमें पाम के पड़ी जो ट्री है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है। तो वो जो देशज ज्ञान और विज्ञान दोनों का इस तरह के विषयों पर आपका क्या कहना है? जी, साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा है इसको भी हम प्रयोग करना चाहिए। जो पाम ट्री का हम बात किए हैं, पाम ट्री बहुत टॉल होता है और इसके कारण जब क्लाउड से ग्राउंड लाइटनिंग होता है वो लाइटनिंग पहले जो ऊंचा कंडक्टर है उसके थ्रू जाएगा। जब गांव में जो पाम ट्री होता है तो पाम ट्री को पहले हिट करता है और पाम ट्री के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंडेड हो जाता है और इसके आसपास जो एरिया है वो सुरक्षित रहता है। सो ये कॉन्सेप्ट है। और जब कोई ऐसे टॉल ट्री नहीं रहेगा सो जो कुछ हमारे कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें डायरेक्टली लाइटनिंग हिट हो सकता है। और इस तो ये तो एक कारण है। दूसरा ये है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं। जैसे कोई लाइटनिंग हो रहा है कि होने वाला है, हमको पता चल रहा है, तो हम जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसे बंद कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। और हम बाहर घूमना नहीं चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए, खिड़की और दरवाजा से बंद होना चाहिए। तीसरा है, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार का डोर क्लोज्ड है तो आप गाड़ी के अंदर है तो लाइटनिंग का कुछ क्षति नहीं होगा। आप बाहर घूमेंगे, कार के पास खड़े होंगे तो आपको लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है। सिमिलरली कोई वाटर बॉडी से आप नहा रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइटनिंग हो रहा है, आप वाटर बॉडी से निकल जाना चाहिए, स्विमिंग पूल में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बारिश हो रहा है, आप ये टेंडेंसी होते है कि मैं पेड़ के पास चले जाते हैं, मगर पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेड़ एक कंडक्टर है। जब बारिश में आप ये लाइटनिंग हो सकता है, लाइटनिंग वजह से जब लाइटनिंग होता है तो पेड़ के पास लाइटनिंग आता है, आप खड़े हैं वहाँ तो आपको भी लाइटनिंग होता है। सिमिलरली जब आप अभी हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बढ़ गया कि हर लोगों के पास मोबाइल सिस्टम है, वो मोबाइल पे आप बात करेंगे जब लाइटनिंग हो रहा है तो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है और आपका जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम पालन करें तो हम लॉस ऑफ लाइफ और जो हो रहा है इसको कम कर सकते हैं। आप खेती में काम कर रहे हैं, लाइटनिंग आया, तो आप क्या करेंगे? आप खेती से निकल के कोई ऊंचा जो जगह है वहाँ आ जाइए और जो धान या गेहूँ का जो फील्ड होता है इसमें भी ऊंचाई थोड़ा होता है, बाउंड्री जो होता है इसके ऊपर आ जाइए और आने के बाद वहाँ आप आपका बॉडी को एक सर्कुलर ढंग से, मैंने पैर को नीचे रखकर, फेस को भी नीचे रखकर ऐसे सर्कुलर वे में आप रह जाइए तो आप सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर लाइटनिंग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी मिली है। सर, आप पत्रिका के माध्यम से सरकार और आम जन को किस तरह का संदेश और सलाह देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आम जनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में मौसम और जलवायु की जानकारी में बेहतर उन्नति आई है और इसकी वजह से
जो जानमाल का पहले नुकसान हो रहा था इसमें कमी आई है। इसीलिए ये जो जलवायु परिवर्तन का जो थ्रेट है हमारे तरफ, जिसमें एक्सट्रीम वेदर का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग तैयार है। आपको यथासंभव आपके पास जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप अवेयर रहिए, हमारा जानकारी को सुनिए और प्रयोग करिए, सुरक्षित रहिए, तो दूसरों को सुरक्षित रखें। और जानकारी लेने के लिए आप हमारे जो मोबाइल ऐप है मौसम, इसको डाउनलोड करिए और इसके साथ साथ आप हमारा इंफॉर्मेशन को भी लोकल लैंग्वेज में सचेत मोबाइल ऐप में प्राप्त कर सकते हैं। और दामिनी जैसे मोबाइल ऐप जो हमारे पास है, इसमें आप लाइटनिंग का वार्निंग भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा, जो हम लोकल लैंग्वेज में मेघदूत मोबाइल ऐप में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको भी आप प्रयोग करें और आपका जो इनपुट कॉस्ट है, जो यील्ड है, यील्ड बढ़ा सकते हैं, इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं। और सूचना के बारे में आपको कुछ आपत्ति है, कुछ सुझाव है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग को आप लिख सकते हैं। एक मौसम मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करिए, इसके अंदर सभी मोबाइल ऐप जिसका नाम जैसे मैं लिया मेघदूत और दामिनी, आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको आपका स्थान में, यानी आप जो पंचायत में है, आप जो टाउन में है, इसका विवरण आपको प्राप्त हो रहा है। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग पंचायत लेवल पे मौसम सेवा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी है कि निसंदेह किसानों को और आमजन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। आज हमने मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बहुत सारी ऐसी जो जानकारी हमें सुनने को मिली है कि जो हमने कभी हम तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। और इन्हीं सबके साथ ही अब अलविदा देते हैं और जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ में फिर से एक साक्षात्कार के रूप में हम मिलते हैं। नमस्ते। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।